साथियों, आज हम ह्वेन सॉन्ग के विषय में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि ह्वेन सॉन्ग भारत में जब आया तो उसने यहाँ पे क्या-क्या देखा और वह कौन सा स्थान था जहाँ पर ह्वेन सॉन्ग को डाकुओं का सामना करना पड़ा और वह कौन सा स्थान था जहाँ पर ह्वेन सॉन्ग का डाकुओं ने अपहरण कर लिया था और जानेंगे कि वह कौन सा राजा था जिसने कहा था कि ह्वेन सॉन्ग को भेजने से अच्छा मैं अपनी गर्दन कटवाना पसंद करूंगा और वह कौन सा राजा था जिसने अपने दरबार में ह्वेन सॉन्ग को बुलाया था। और इसके साथ ही साथ हम लोग ह्वेन सॉन्ग के विषय में और कई महत्वपूर्ण जानकारियों का अवलोकन करेंगे और जानेंगे कि वह कौन सा विश्वविद्यालय था जिसमें ह्वेन सॉन्ग पढ़ा था और वह कौन सा विश्वविद्यालय था जिसमें ह्वेन सॉन्ग पढ़ाता था। और हम यह भी जानेंगे कि कौन से ऐसे चीनी राजकुमार थे जिनके विषय में उल्लेख करता है ह्वेन सॉन्ग। और हम यह भी जानेंगे कि ह्वेन सॉन्ग जब कश्मीर गया तो उसके साथ क्या हुआ था। और इसी प्रकार से हम ह्वेन सॉन्ग के विषय में जानेंगे कि जब ह्वेन सॉन्ग पांडे राज्य में के विषय में उल्लेख करता है तो क्या वह वहां पर गया था कि नहीं गया था। इन सभी चीजों के विषय में हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि ह्वेन सॉन्ग ने किस राज्य के विषय में कहा है कि वहां पर जब कोई योद्धा युद्ध से हार करके आता था तो उसको औरतों का वस्त्र पहना दिया जाता था। तो इस प्रकार से आज हम लोग चीनी यात्री ह्वेन सॉन्ग के विषय में अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो आइए हम जानते हैं ह्वेन सॉन्ग के विषय में। ह्वेन सॉन्ग चीनी यात्री थे। कहां के यात्री थे? चीन के यात्री थे। ये चीन से भारत आए थे और चीन में ये होनन प्रांत के रहने वाले थे और यहां पर चीन लियू नामक स्थान है, वहीं के निवासी थे ह्वेन सॉन्ग। ह्वेन सॉन्ग भारत कैसे आए, कब आए, इसके विषय में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ह्वेन सॉन्ग के कुछ नामों के विषय में जान लें। ह्वेन सॉन्ग का जो नाम मिलता है दूसरा वो मिलता है युआन च्वांग और स्वेन जंग। तो आपने यहां पर युआन च्वांग और स्वेन जंग नामक दो नाम भी जाने कि ये ह्वेन सॉन्ग के ही नाम हैं। और ह्वेन सॉन्ग को कुछ और उपनामों से जाना जाता है, जैसे कि ह्वेन सॉन्ग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहते हैं। तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ह्वेन सॉन्ग को नीति का पंडित कहते हैं और ह्वेन सॉन्ग को वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा गया है। तो आपने यहां पर ह्वेन सॉन्ग के नामों और उपनामों के विषय में जाना। ह्वेन सॉन्ग का नाम युआन च्वांग है, स्वेन जंग है और उनका उपनाम तीर्थयात्रियों का राजकुमार है, नीति का पंडित कहा गया है और वर्तमान शाक्य मुनि भी ह्वेन सॉन्ग को कहा गया है। इसके बाद ह्वेन सॉन्ग के कुछ उपाधियों के विषय में भी हम जानेंगे, जैसे कि ह्वेन सॉन्ग को महायान देव भी कहा जाता है। महायान देव की उपाधि से संबोधित किया जाता है। दूसरी उपाधि ह्वेन सॉन्ग के पास जो थी वो थी मोक्ष देव, और यह जो मोक्ष देव उपाधि थी यह प्राप्त हुई थी ह्वेन सॉन्ग को नालंदा से, और नालंदा में यह सर्वोच्च विद्वत व्यक्ति के लिए उपाधि थी मोक्ष देव। वहां की सर्वोच्च उपाधि मोक्ष देव थी जो कि ह्वेन सॉन्ग को प्राप्त हुई थी। अब हमने ह्वेन सॉन्ग के विषय में
इतनी बातें जान ली, उनका नाम जान लिया, वो किस देश से आए थे उसके विषय में जान लिया, और अब हम हुवेन सॉन्ग के विषय में कई और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि हुवेन सॉन्ग भारत क्यों आया था, उसके अंदर ऐसी कौन सी प्रेरणा थी जिसकी वजह से वो भारत आया था। तो हुवेन सॉन्ग के विषय में उल्लेख मिलता है कि हुवेन सॉन्ग एक बार स्वप्न देखा, अर्थात वो रात को जब सो रहा था तो उसने एक स्वप्न देखा और उसने स्वप्न में यह प्रेरणा प्राप्त की कि उसे भारत जाना चाहिए और वह भारत के लिए निकल पड़ा। लेकिन वह जब भारत के लिए निकला तो वह चीन से गुप्त रूप से निकला, गुप्त रूप से भारत आने के लिए निकला। तो गुप्त रूप से आने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि उस समय जो चीन में ताई सुंग वंश का शासन था और उन्होंने चीन से बाहर जाने पर रोक लगा रखी थी, इसलिए हुवेन सॉन्ग को गुप्त रूप से चीन से निकलना पड़ा और वह निकल करके भारत की ओर प्रस्थान किया। अब हम जानेंगे कि यह जो हुवेन सॉन्ग है इसका भारत आने का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था। तो हुवेन सॉन्ग का भारत आने का जो उद्देश्य था वह पहला उद्देश्य था कि वह नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। दूसरा उद्देश्य था कि वह बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहता था। और तीसरा था कि वह बौद्ध पवित्र स्थलों का भी दर्शन करना चाहता था। इसलिए हुवेन सॉन्ग भारत आना चाहता था, ये उसके उद्देश्य थे। लेकिन भारत आना कैसे संभव होगा? भारत आने के लिए एक मार्ग होना चाहिए। तो हुवेन सॉन्ग किस मार्ग से भारत आया? तो हुवेन सॉन्ग मध्य एशिया के सिल्क रूट या फिर कहिए रेशम मार्ग से भारत आया। और यहीं पर यह बात भी जान ले कि इसी मार्ग से हुवेन सॉन्ग वापस चीन गया था। सिल्क रूट या फिर कहिए मध्य एशिया के सिल्क रूट या रेशम मार्ग से वह भारत आया था और उसी मार्ग से होते हुए वह वापस चीन भी गया था। लेकिन भारत में जब हुवेन सॉन्ग आया तो सबसे पहले उसके समक्ष क्या बाधा थी भारत आने में? तो सबसे पहली बाधा जो हुवेन सॉन्ग के समक्ष आई वह थी हिंदूकुश पर्वत जो कि भारत की भौगोलिक सीमा भी मानी जाती है, उसको हिंदूकुश पर्वत को पार करके हुवेन सॉन्ग भारत आना चाहता था। और हुवेन सॉन्ग ने इसी समय यह बात कही थी कि पूरब में वापस जाने अर्थात चीन की ओर वापस जाने से अच्छा है कि पश्चिम में जाने के प्रयास में मैं अपने प्राण त्याग दूं। अर्थात पूरब में वापस जाने अर्थात चीन में वापस जाने से अच्छा है कि भारत की ओर जाने के प्रयास में मैं अपने प्राण त्याग दूं। और जब कोई इतना अधिक साहस करता है तो वह निश्चित तौर से सफलता की ओर अग्रसर होता है और सफलता को प्राप्त कर लेता है। और हुवेन सॉन्ग ने हिंदूकुश पर्वत पार किया और भारत में सबसे पहले जिस स्थान पे पहुंचा वह था कपिसा। हुवेन सॉन्ग हिंदूकुश पर्वत पार करके भारत में सबसे पहले वह कपिसा में पहुंचा। अब हम यह जानेंगे कि हुवेन सॉन्ग भारत में कुल कितने वर्ष रहा था।
तो ह्वेनसांग भारत में कुल 16 वर्ष, ह्वेनसांग भारत में कुल 13 वर्ष रहा, लेकिन उसका जो यात्रा का समय है वह कुल है 16 वर्ष। ह्वेनसांग ने यात्रा प्रारंभ कब की थी? तो ह्वेनसांग ने 629 ईस्वी में यात्रा प्रारंभ की थी और वापस वह 645 ईस्वी में चीन पहुंचा था। यह जो 16 वर्ष का समय है, इस 16 वर्ष में से 13 वर्ष वह भारत में रहा और इस 13 वर्ष में से 6 वर्ष वह नालंदा विश्वविद्यालय में रहा और इस 6 वर्ष में से 5 वर्ष उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। 5 वर्ष उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी और किस चीज की शिक्षा प्राप्त की थी? योगाचार्य की, योगाचार्य की शिक्षा प्राप्त की थी। और उसको यह शिक्षा किसने दी थी? ह्वेनसांग को यह शिक्षा दी थी शीलभद्र ने। तो 5 वर्ष वह शीलभद्र से योगाचार्य की शिक्षा प्राप्त किया और 1 वर्ष तक ह्वेनसांग ने अध्यापन अर्थात टीचर के रूप में वहां पर कार्य किया और पढ़ाया। मतलब 5 वर्ष वह एज ए स्टूडेंट रहा नालंदा में और 1 वर्ष तक वह टीचर भी रहा नालंदा में। अब आप बीच में अब यह जो 6 वर्ष तो उसने नालंदा में बिताए, लेकिन ह्वेनसांग जब नालंदा पहुंच गया तो नालंदा से ह्वेनसांग कई और स्थानों पर भी गया था, जिनके विषय में हम यहां पर जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कश्मीर के विषय में। ह्वेनसांग कश्मीर गया और कश्मीर में वह 2 वर्ष रहा था। कश्मीर में उस समय कारकोट वंश के शासक थे। उनका नाम था दुर्लभवर्धन ने ह्वेनसांग का स्वागत किया अपने राजधानी प्रवरपुर में। तो ह्वेनसांग कश्मीर गया और कश्मीर में वह 2 वर्ष तक रहा और वहां पे कारकोट वंश के शासक दुर्लभवर्धन ने उसका स्वागत किया अपनी राजधानी प्रवरपुर में। और ह्वेनसांग महाराष्ट्र भी गया था और वह सिंध भी गया था। तो ह्वेनसांग ने सिंध तथा महाराष्ट्र की भी यात्रा की थी, यहां पर भी वह गया था। जब ह्वेनसांग महाराष्ट्र गया तो महाराष्ट्र के विषय में भी ह्वेनसांग उल्लेख करता है कि यहां पर चालुक्य वंश के विषय में उसने अध्ययन किया और बताया कि यहाँ के जो लोग हैं वह विद्या के साथ एक विशेष प्रकार का संबंध रखते हैं। और दूसरी बात उसने बताया कि जब महाराष्ट्र में कोई व्यक्ति युद्ध में भाग कर वापस आ जाता है या हार कर वापस आ जाता है तो उसे औरत का वस्त्र पहनाया जाता है और इससे वह इतना अधिक लज्जित होता है कि वह सोचता है कि इससे अच्छा था कि मैं युद्ध में ही प्राण दे देता या युद्ध में लड़ते हुए मर जाता। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र के विषय में ह्वेनसांग ने उल्लेख किया है। और ह्वेनसांग
641-42 ईस्वी के पास दक्षिण भारत भी गया था और दक्षिण भारत में वह पल्लव वंश की राजधानी कांची गया था और कांची के विषय में कहता है कि यहाँ के लोग विद्या के प्रेमी हैं, मतलब उनको ज्ञान से विद्या से प्रेम है। और वह बताता है कि हाँ, यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि जब वह कांची गया था उस समय वहां का शासक नरसिंह वर्मन महामल था। तो इस प्रकार से ह्वेनसांग के दक्षिण यात्रा के विषय में भी हमने जाना। और यहीं पर एक बात यह भी जान लेना जरूरी है कि ह्वेनसांग कभी पांड्य राज्य नहीं गया था, लेकिन उसने पांड्य राज्य का उल्लेख अपने ग्रंथ सीयूकी में किया है, अपने ग्रंथ सीयूकी में किया है और बताया है कि जो पांड्य राज्य है वह मालकुट है, अर्थात उसने पांड्य राज्य का नाम पांड्य राज्य न लेकर के मालकुट बताया है। वह पांड्य राज्य को मालकुट कह के संबोधित करता है। कौन? ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग ने पांड्य राज्य को मालकुट कह के संबोधित किया है। इसके बाद जब चीन से भारत की ओर ह्वेनसांग आ रहा था, उसी समय भारत में यात्रा जब वह कर रहा था, उसी समय पंजाब भी वह गया था और पंजाब के साकल में उसको डाकुओं ने पकड़ लिया था और उसका डाकुओं से सामना हुआ था। इसके बाद जब फैजाबाद के आगे गंगा के तट पर एक बार ह्वेनसांग था, तो वहीं पर कुछ डाकुओं ने ह्वेनसांग का अपहरण कर लिया था। इस प्रकार से दो बार, एक बार यूपी में और एक बार पंजाब में ह्वेनसांग का सामना डाकुओं से हुआ था। और ह्वेनसांग पूर्वी भारत के अंतर्गत कामरूप, जिसको हम असम कहते हैं, बंगाल तथा उड़ीसा भी भ्रमण किया था। यह सब भ्रमण कर लेने के बाद ह्वेनसांग 644 एडी में भारत से चीन के लिए वापस रवाना हुआ था और उस समय सम्राट हर्ष ने जालंधर के शासक उदित को यह आदेश दिया था कि उदित ह्वेनसांग को हर्ष के राज्य की सीमा तक पहुंचा करके आए, और उदित ने ऐसा कार्य भी किया और ह्वेनसांग 645 में वापस चीन पहुंचा। और जब ह्वेनसांग 645 में चीन पहुंचा तो वहां पर चीनी शासक ने ह्वेनसांग का खुले हृदय से स्वागत किया और इस प्रकार से कुल मिलाकर के ह्वेनसांग 16 वर्ष भारत में रहा। यह ह्वेनसांग के विषय में सिर्फ सामान्य परिचय है। यह ह्वेनसांग के विषय में सामान्य परिचय है, लेकिन ह्वेनसांग ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है सीयूकी। सीयूकी
और इस सीयूकी नामक ग्रंथ में ह्वेनसांग ने बहुत सी बातों का वर्णन किया है जिसका अब हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि सीयूकी ग्रंथ के विषय में और उसमें हर्ष के विषय में, उसमें भास्कर वर्मा के विषय में जानने से पहले हम जाने कि सीयूकी का अर्थ क्या होता है। सीयूकी का अर्थ होता है महान महान तांग वंश का महान तांग वंश में महान तांग वंश में पश्चिमी विश्व की यात्रा। तो सीयूकी का अर्थ होता है महान तांग वंश में पश्चिमी विश्व की यात्रा। इस ग्रंथ का एक दूसरा नाम महान तांग वंश में पश्चिमी विश्व की यात्रा। और इस यात्रा में ह्वेनसांग ने जो देखा, जो समझा, उसके विषय में उसने वर्णन किया। जो सीयूकी ग्रंथ है, इसके महत्व को बताने वाली एक घटना का उल्लेख या एक वाक्य का उल्लेख मैं कर देता हूं कि जब भारत पे अंग्रेजों का शासन था, उस समय कुछ अंग्रेजी इतिहासकार, कुछ अंग्रेजी पुरातत्ववेत्ता भारत के विषय में जानना चाहते थे और भारतीय जो स्थान है उनकी पहचान स्थापित करना चाहते थे। और उन अंग्रेजों में एक बहुत ही इतिहास में रुचि रखने वाले अंग्रेज थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने इसी सीयूकी ग्रंथ को भारतीय स्थानों की पहचान के लिए अपना आधार बनाया था। अर्थात सीयूकी ग्रंथ में अगर किसी स्थान के विषय में वर्णन है तो उस स्थान की पहचान सुनिश्चित करने का कार्य होता था, और यह किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। जैसे जब ह्वेनसांग भारत आया तो वह जिस मार्ग से आया, जिन जिन स्थानों को देखा, जिन जिन नगरों को देखा, उसने उसका सीयूकी में उल्लेख किया है। और उसी आधार पर आज वह स्थान भले लुप्त हो गए हैं, उनका नाम भले बदल गया है, लेकिन उन स्थानों की पहचान करने के लिए इतिहासकारों में अगर रुचि हो तो उससे सहायता मिल सकती है। उसी प्रकार जब अंग्रेजों का शासन भारत पे था तो उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम ने यह कार्य किया और इस कार्य को करने के लिए सीयूकी पे उन्होंने विश्वास किया और सीयूकी ग्रंथ को उन्होंने आधार बनाया था। सीयूकी में 138 देशों का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें बिहार के नालंदा के विषय में वर्णन प्राप्त होता है और इसमें बोध गया के विषय में वर्णन प्राप्त होता है और इसमें तिलोदक के विषय में भी वर्णन प्राप्त होता है। और सीयूकी में, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि महाराष्ट्र के विषय में वर्णन प्राप्त होता है, कांची के विषय में वर्णन प्राप्त होता है। और जब कांची का जो पल्लव राजवंश की राजधानी थी का वर्णन करता है ह्वेनसांग, तो वहां पर उसने एक विशेष उल्लेख किया है कि बोधिसत्व धर्मपाल का जन्म यही कांची में हुआ था। बोधिसत्व धर्मपाल का जन्म यही कांची में हुआ था। इसके बाद सीयूकी में उसने कनिष्क का भी उल्लेख किया है और कनिष्क का उल्लेख करते हुए ह्वेनसांग कहता है, और कनिष्क के विषय में उसने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही जिनको आप यहां जान ले। कहता है कि गौतम बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि मेरे निर्वाण प्राप्ति के 400 वर्ष बाद कनिष्क नामक शासक
होगा। तो यहां महात्मा बुद्ध की भविष्यवाणी का उल्लेख करता है कि मेरे निर्वाण के 400 साल बाद कनिष्क नामक शासक होगा। दूसरी बात, वेनसॉन्ग ने बताया है कि दो चीनी राजकुमार थे जिनको कनिष्क ने बंदी बना लिया था या अपने यहां बंधक बना लिया था। इससे कनिष्क की शक्ति के विषय में पता चलता है कि कनिष्क ने दो चीनी राजकुमारों को भी अपने यहां बंधक बना रखा था। इसका उल्लेख वेनसॉन्ग करता है। वेनसॉन्ग ने राजस्थान के भटनेर राजस्थान में पड़ता है, और शतद्रु, जिसे शतद्रु भी कहिए, तो भटनेर शतद्रु के विषय में उल्लेख करते हुए बताया है कि यहां पर सम्राट अशोक ने एक भद्रकाली नामक चैत्य बनवाया था, और जिसका दर्शन स्वयं वेनसॉन्ग ने भी किया था। तो वेनसॉन्ग के विषय में हमको यह पता चला कि उसने अशोक के द्वारा भद्रकाली चैत्य बनवाए जाने के विषय में भी उल्लेख किया है। वेनसॉन्ग अपने ग्रंथ सी यू की में और भी कई महत्वपूर्ण वर्णन करता है, जैसे कि वेनसॉन्ग ने शूद्र शासक के विषय में वर्णन किया है और बताया है कि मणिपुर तथा सिंध के जो शासक थे वह शूद्र थे। यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उस समय शूद्रों के शासन के विषय में भी उल्लेख मिलता है कि मणिपुर और सिंध के जो शासक थे वह शूद्र थे। इसके बाद ब्राह्मण शासकों के विषय में भी वेनसॉन्ग ने उल्लेख किया है, और ब्राह्मण शासकों के विषय में उल्लेख करते हुए बताता है कि कामरूप, उज्जैन, महेश्वरपुर तथा जिहोती का शासक ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण शासकों के विषय में भी उल्लेख किया। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि शासन में यहां पर जब आपको राजा शूद्र भी उल्लेख मिलते हैं और राजा के रूप में ब्राह्मण शासकों का भी उल्लेख मिलना अपने आप में एक विशेष बात है। और इस विशेष बात को हम तब समझेंगे जब हम हर्षकालीन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। उल्लेख है कि जब वेनसॉन्ग नालंदा में था तब भास्कर वर्मा ने संदेश भेजा वेनसॉन्ग के आने के लिए। कहां आने के लिए? कामरूप आने के लिए, क्योंकि भास्कर वर्मा कामरूप के ही शासक थे। तो जब भास्कर वर्मा ने नालंदा में रह रहे वेनसॉन्ग को यह संदेश भेजा कि आप हमारे राज्य कामरूप में आइए और हमारी राजधानी गुवाहाटी में आइए, तब वेनसॉन्ग ने इससे इनकार कर दिया था। तब भास्कर वर्मा ने कहा था कि अगर नहीं आएंगे
तो मैं सेना भेजूंगा और नालंदा को मिट्टी में मिला दूंगा। तो हुएनसांग को कामरूप जाना पड़ा और कामरूप में वह गुवाहाटी गया और गुवाहाटी में उसने भास्कर वर्मा से भेंट की और भास्कर वर्मा ने हुएनसांग को हो लाली नामक विशेष टोपी दी थी। हो लाली नामक विशेष टोपी दी थी। लेकिन यहीं पर बात फिर से परिवर्तन की हो गई कि जब भास्कर वर्मा के यहाँ हुएनसांग था तब उसी समय हर्ष ने, सम्राट हर्ष ने भास्कर वर्मा को यह संदेश भेजा कि हुएनसांग को हमारे यहाँ भेज दीजिए। तब भास्कर वर्मा ने उसके उत्तर में संदेश लिखा कि मैं हुएनसांग को भेजने की बजाय अपना सिर भेजना अधिक पसंद करूंगा। तब जैसा कि आपको पता है कि हर्ष एक शक्तिशाली शासक था और भास्कर वर्मा को झुकना पड़ा और भास्कर वर्मा स्वयं हुएनसांग को लेकर के हर्ष के दरबार कन्नौज पहुंचे थे। कन्नौज पहुंचे थे और हुएनसांग भास्कर वर्मा जब कन्नौज आए तो उन्होंने वरुण देवता की दिव्य छत्र हर्ष को भेंट किया था, हर्ष को दिया था। वरुण देवता का दिव्य छत्र हर्ष को दिया था। अब हुएनसांग देखिए हर्ष के दरबार में अब आ गया। अब हम जानेंगे कि हुएनसांग ने हर्ष के विषय में क्या वर्णन किया है। तो हुएनसांग ने अपने ग्रंथ सी यूकी में हर्ष के विषय में लिखता है कि हर्ष एक ऐसा शासक था जो कि कन्नौज की गद्दी पर बैठने से पहले गंगा के किनारे बोधिसत्व की मूर्ति से आज्ञा प्राप्त किया था। कन्नौज की सिंहासन पर बैठने से पहले हर्ष ने गंगा के किनारे बोधिसत्व की मूर्ति से आज्ञा प्राप्त किया था, ऐसा उल्लेख हुएनसांग करता है। हुएनसांग का यह उल्लेख एक विशेष बात को और इंगित करता है जिसका अध्ययन हम जब हर्ष के समय की राजनीति का अध्ययन करेंगे तब हम करेंगे। यहाँ पर बस इतना जानिए कि हर्ष कन्नौज की गद्दी पे या सिंहासन पे जब बैठा तो उसने गंगा के किनारे बोधिसत्व की मूर्ति से आज्ञा ली थी। और यहीं पर जान लें कि सीयूकी में उल्लेख है कि हर्ष ने गंगा के किनारे हजारों स्तूप स्थापित कराए थे, हजारों स्तूप स्थापित कराए थे और प्रत्येक स्तूप की जो ऊंचाई थी वह 100 फीट थी। प्रत्येक स्तूप की ऊंचाई 100 फीट थी। और हर्ष के विषय में उल्लेख करते हुए कहता है कि हर्ष ने अपने राज्य, कौन कहता है? हुएनसांग कहता है कि हर्ष ने अपने राज्य पंच भारत में जीव हत्या तथा मांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और उसे अभक्ष्य या अपराध घोषित किया है। उसे अभक्ष्य या अपराध घोषित किया है। अभक्ष्य मतलब जिसे न खाया जा सके, न खाने योग्य, या फिर अपराध खाने पर अपराध घोषित किया है। इसके बाद हर्ष के विषय में उल्लेख करते हुए हुएनसांग कहता है कि हर्ष धर्म गुण से संबंधित वृक्ष के रोपण में अर्थात धर्म के प्रचार प्रसार में इतना अधिक समय देता है कि वह शयन के लिए अर्थात सोने के लिए भी समय नहीं निकाल पाता है। और हर्ष की तारीफ करते हुए लिखता है कि हर्ष ने 30 वर्ष तक विजय प्राप्त करने के बाद अपने शस्त्र
रख दिए थे और धर्म की मार्ग पर वह चलने लगा था। और हर्ष के विषय में उल्लेख करते हुए ह्वेनसांग बताता है कि हर्ष महायान से संबंधित बौद्ध था, महायानी बौद्ध धर्म में आस्था रखता था। इस प्रकार से और हर्ष के विषय में ह्वेनसांग बताता है, और यह जान लीजिए कि कभी भी ह्वेनसांग हर्ष को हर्ष नहीं कह करके उसे शिलादित्य कहता है, शिलादित्य कहकर संबोधित करता है, शिलादित्य नाम से उल्लेखित करता है। और बताता है अर्थात गौतम बुद्ध के स्मारक स्थानों पर हर्ष ने गौतम बुद्ध के स्मारक स्थानों पर हर्ष ने संघाराम स्थापित करवाए थे। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित सभी स्मारक स्थानों पर हर्ष ने संघाराम स्थापित करवाए थे। और हर्ष के विषय में उल्लेख करते हुए ह्वेनसांग ने बताया है कि हर्ष ने शांतिपूर्ण शासन किया था। और इस प्रकार से हमने ह्वेनसांग के सी यूकी के विषय में जाना और उसमें यह जाना कि वह हर्ष के विषय में क्या उल्लेख करता है। अब हम सी यूकी में वर्णित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में जानेंगे। जैसे सी यूकी में ह्वेनसांग विश्व की 4 मार्गदर्शक शक्तियों के विषय में उल्लेख करता है। और वह 4 शक्तियां कौन कौन सी हैं? अश्वघोष, देव, कुमार जीव तथा नागार्जुन। अश्वघोष, देव, कुमार जीव और नागार्जुन को ह्वेनसांग ने विश्व की 4 मार्गदर्शक शक्तियों के अंतर्गत बताया है। मतलब कि यह इतने अधिक विद्वान थे कि इन्होंने जो भी कुछ लिखा पढ़ा और ऐसी विद्वत्ता अर्जित की कि उसके माध्यम से यह समस्त विश्व को मार्गदर्शन प्रदान कर सकते थे। और इनमें थे अश्वघोष, देव, कुमार जीव और नागार्जुन। इनके विषय में उल्लेख मिलता है। और ह्वेनसांग कहता है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में एक इतिहास लेखन के लिए या घटनाओं को लिखने के लिए व्यक्ति नियुक्त था। तो भारत के प्रत्येक प्रांत में इतिहास लेखन के लिए इतिहास लेखन या फिर यूं कहिए घटनाओं को लिखने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया गया। इसी को आप कह सकते हैं कि एक इतिहासकार था। इसके बाद सी यूकी में वर्णन मिलता है कि भारत ब्राह्मणों का देश है। भारत को ब्राह्मणों का देश बताया ह्वेनसांग ने। और उसने कहा था कि जो शूद्र थे वह कृषि का कार्य करते थे, अर्थात कृषक थे। तो इस प्रकार से भी एक सामाजिक व्यवस्था के विषय में भी हमको यहां जानकारी मिलती है कि शूद्र कृषक का भी कार्य करते थे। और इसी प्रकार से ह्वेनसांग ने उल्लेख किया है कि सती प्रथा तथा विधवा विवाह यहां पर नहीं था। यहां पर सती प्रथा नहीं होना एक सही वर्णन नहीं प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी ह्वेनसांग ने उल्लेख किया है
कि सती प्रथा नहीं थी और विधवा विवाह नहीं होता था। एक और वर्णन है जिसके विषय में विद्वानों ने प्रश्न चिन्ह उठाया है कि वेनसॉन्ग ने अपने वर्णन में भारत में बौद्ध धर्म को की बड़ी उन्नत स्थिति दिखाई है, जबकि वह समय ऐसा था जब सनातन धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था। तो इस प्रकार से वेनसॉन्ग के कुछ वर्णनों पे प्रश्न चिन्ह भी उठते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे और महत्वपूर्ण बात जान लें कि यह जो वेनसॉन्ग है, इन्होंने यह मथुरा भी नहीं गए थे, लेकिन इन्होंने मथुरा के कुछ स्तूपों के विषय में वर्णन किया है, जैसे सारिपुत्र का स्तूप, मोदगलायन का स्तूप, आनंद का स्तूप, उपाली का स्तूप, और पूर्ण का स्तूप तथा मैत्रायणी पुत्र का स्तूप और राहुल का स्तूप, इनमें से 1, 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6, इनका वर्णन फाहियान ने भी किया है। राहुल के स्तूप का वर्णन वेनसॉन्ग ने किया है। तो यहां क्या तात्पर्य है, देखिए, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वेनसॉन्ग ने फाहियान के विवरण से ही आधार बना करके मथुरा का वर्णन कर दिया है और मथुरा में एक उपगुप्त के नाम से निर्मित बिहार के विषय में भी वर्णन किया है। उपगुप्त के नाम से निर्मित बिहार का भी वर्णन किया है। अब आप वेनसॉन्ग के विषय में 2 और महत्वपूर्ण बातें जान लें। वेनसॉन्ग 644 में हर्ष से आज्ञा लेकर के जालंधर के शासक उदित के साथ भारतीय सीमा से बाहर जाने को प्रस्थान किया और उदित को, जो जालंधर के शासक हैं, उनको हर्ष ने भेजा था, यह मैंने अभी पहले बताया। और इस प्रकार से इनका ग्रंथ सीयूकी में और भी बहुत से महत्वपूर्ण वर्णन प्राप्त होते हैं, जिसके विषय में जब हम हर्ष काल के विषय में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर ऐतिहासिक स्रोतों के परिचय के रूप में इतना ही आवश्यक था। और यहाँ पर 2 और महत्वपूर्ण बातें जान लें कि कहा जाता है कि वेनसॉन्ग न अच्छा अनुसंधानकर्ता बन पाया और न ही अच्छा वह लेखक बन पाया और न ही अच्छा दृष्टा साबित हुआ। यह वेनसॉन्ग की आलोचना में कहा जाता है। लेकिन वेनसॉन्ग का महत्व इतना अधिक था कि 1957 में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और अगर आप वीडियो में अभी तक अंत तक इस क्लास में बने हुए हैं तो आपके लिए है कि 1957 तब हमारा देश आजाद हो चुका था और उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चीन से वेनसॉन्ग की टोपी और पुस्तक प्राप्त की थी। तो आप यह जान लें, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने चीन से 1957 में वेनसॉन्ग की टोपी और पुस्तक प्राप्त की थी। आपने अगर अंत तक इस क्लास को देखा है
तो निश्चित तौर से आप अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्र हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।